ये बाहर का ज़माना, ये हंसी गुलों के साए, हमें डर है बाग़बां को कहीं नींद आ ना जाए। ख़ातिन हज़रात, मैं कासगंज का रहने वाला हूँ। एक कस्बा हुआ करता था ज़िला एटा में, और उसके पास एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा कस्बा था जिसका नाम था माहरेरा। और माहरेरे को कौन नहीं जानता। कस्बा छोटा था लेकिन नाम बहुत बड़ा था। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन वहाँ से गुज़रे हैं, और साथ साथ एक बहुत बड़ा नामवर शख्स भी अपने को वहाँ से मुंसलिक मानता है, और उनका नाम है आरिफ माहरेरवी। मैं आपको पहले उनकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। आरिफ माहरेरवी साहब इस वक्त मेरे रूबरू हैं। मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इजाज़त दी, आपसे बात करने का हमें मौका मिला। मैं पहले ये पूछना चाहता था आपसे कि आपका पूरा नाम क्या है? क्यों आरिफ माहरेरवी के नाम से आप? मोहम्मद आरिफ हसन माहरेरवी। मोहम्मद आरिफ हसन माहरेरवी आपका नाम था, और चूँकि उससे ज़ाहिर है कि आप माहरेरे से आपका ताल्लुक़ है, तो किस अरसे में आपने माहरेरा छोड़ा या अभी तक नहीं छोड़ा? मुझे होश नहीं था। मतलब जब मेरे वालिद ने सर्विस के सिलसिले में माहरेरा छोड़ा तो मुझे होश नहीं था सर। अच्छा, बहुत छोड़ा था। आपके वालिद साहब क्या करते? मेरे वालिद साहब हिंदुस्तान में चाय चलाने वाले मेरे वालिद साहब हैं। अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था, उसमें चाय को कोई नहीं जानता था सब। उस वक्त जब बरतानिया से चाय कंपनी आई थी तो मेरे वालिद साहब के ऊपर जो काम हुआ था, वालिद साहब को सिलेक्ट किया गया था माहरेरा के इंटर कॉलेज से, तो उन्होंने मतलब चाय फैलाई थी। तो चाय मतलब चाय की रस्म उस ज़माने किस सन की बात हो रही होगी? सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे वालिद के नौजवानी का था। आपके वालिद साहब की नौजवानी? अच्छा, तो ये ख़ानदान में आपके अलावा और भी लिखने वाले होंगे आम शो? नहीं, मेरे ख़ानदान में इत्तेफाक है कोई शायर नहीं है, कोई अदीब नहीं है। मैं अकेला ही में खुद ही हूँ। वरना एक कहते हैं पुलिस में थे मेरे ताया, और मेरे कहते हैं वालिद इसमें चाय में थे जी, और मतलब मुख्तलिफ उसमें थे। अच्छा, अदीब इसमें अदब में मैं अकेला हूँ। अदब में आप अकेले? जी। तो ये कैसे हुआ? ये बस शौक की बात है। ये तो हर आर्ट गॉड गिफ्ट होता है। तो मुझे तो बचपन से कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। बच्चों की कहानियाँ पढ़ा करता था और बच्चों के कहानियाँ लिखता भी था। धीरे धीरे शौक़ बढ़ता गया, बड़ों की कहानियाँ पढ़ी, बड़ों की धीरे कहानियाँ लिखी जी। उसके बाद धीरे धीरे नावलों तक आ गया, फिर नावल लिखना शुरू कर दिया। उस ज़माने में जुमाई नावल चलते थे ज़्यादातर, लेकिन एक इब्न सफ़ी साहब जब उनका जासूस दुनिया निकला तो वो लोग उसके दीवाने हो गए। जासूसी दुनिया इब्न सफ़ी का? जी। तो उनके कैरेक्टरों को लेकर फिर मैंने एक जासूसी नावल शुरू किया, कैसर हयात निखट्टू के कैरेक्टर के साथ। अच्छा अच्छा। तो उससे मुझे बहुत शौक़ मिली। कैसर हयात निखट्टू ये एक मज़ाहिया नावल थी? नहीं, मज़ाहिया वो था। एक कैसर हयात निखट्टू चीफ सीक्रेट सर्विस का चीफ था, और वह रहता था वैसे बिल्कुल पागल सा बन के, सीधा साधा पागल सा बन के, और वैसे सीक्रेट सर्विस का चीफ था, और पूरी टीम कंट्रोल करता था। उसकी बात है तो कि एक पूरी टीम थी। किस सन से आपको आई एम श्योर कि थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, किस सन से आपने सोचना शुरू किया कि हाँ मुझे लिखना चाहिए और मैं लिख सकता हूँ या मेरी कलम में दम है? वो तो मैंने बचपन में शायद 51-52 में ही शुरू कर दिया था। मैंने 52 में कहते हैं कि मैं लिख सकता हूँ, और वहीं से बच्चों की कहानियाँ लिखी मैंने, और फिर उसके बाद बड़ों की कहानियाँ लिखी। और आपने ये फरमाया था कि आप रिसाले आपने पढ़े और किताबें पढ़ी, कुछ रिसालों के नाम आपको याद हैं उस ज़माने में? जो उस ज़माने में जो मैं पढ़ता था, शमा एक रिसाला निकलता था, एक फिल्म आर्ट वीकली आया करता था,
और एक शुआएँ आता था, नून परवेज साहब निकालते थे, एक तलाश आता था, वो विश्वनाथ दत्त निकालते थे। इन सब रिसालों में मैं लिखा करता था। पाकिस्तान से जामिनो निकलता था, उसमें मैं लिखता था। हैदराबाद से तबस्सुम निकलता था, उसमें मैं लिखता था। क्या आपको मालूम है इसमें से कुछ बचा या अभी सब रिसाले चल रहे हैं? ये सब बंद हो गए, सब खत्म हो गए? सब खत्म हो गए। आपके जहन में क्या जवाब आता है कि ऐसा क्यों हुआ? ये सब उर्दू के रिसाले थे जी। और धीरे धीरे उर्दू का यहाँ कमी आई, दवाल आया हिंदुस्तान में, तो उर्दू के साथ साथ वो भी चले गए। तब तक मैं नावलों की दुनिया में आ चुका था, नावल लिखने लगा था। तो ये कसर हाथ निकट वाले कैरेक्टर से ये हिंदी में भी आया, उर्दू में भी आया। जासूसी पंजा नाम का एक पंजाबी पुस्तक भंडार, जी मुझे याद है, उनका जासूसी पंजा के नाम से आता था। मैं आपसे पूछ रहा था कि कितनी आपकी नॉवेल्स अब तक मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं? जो लिख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो आ चुकी हैं मंजर-ए-आम? मेरी लगभग, क्योंकि मैं हर महीने में एक नावल रुमाई लिखा करता था। एक महीने में एक? जी, एक महीने में एक पॉकेट बुक्स में लिखता था, राजवंश नाम की, राजवंश के नाम से। राजवंश के नाम से? जी। तो हर महीने में एक आती थी। और वैसे आरिफ मालवी के नाम से जो उर्दू में आया करती थी, वो 2-3 महीने में, 4 महीने में एक आया करती थी। तो राजवंश के नाम से हिंदी में आती थी, पॉकेट बुक के नाम से नावल, वो महीने में एक लिखते थे? महीने में एक रूमानी नावल। जी जी। और उर्दू में आरिफ मालवी के नाम से? जी जी। तो वो उसकी क्या वो था, कितनी जल्द लिखते थे आप, या वो भी माहवार लिखते थे? नहीं, मेरा मतलब बहुत फास्ट राइटर था मैं, तो जल्दी लिख लेता, बस नवीस कहलाता था। और एक महीने में 2-3 तक लिख लिया करता था और बड़े आराम से लिख लेता था, क्यों मेरा और कोई काम ही नहीं था, मेरा प्रोफेशन ही ये था। तो जरिए मुआश यही था? जरिए मुआश यही था। उसके बाद फिर मुझे फिल्मों में बुलाया गया, फिल्में लिखी मैंने। अच्छा, कौन कौन सी फिल्में लिखी आप? मैंने लिखी, एक तो सुरक्षा लिखी। सुरक्षा? जी, रवि नाइक की। एक पापी लिखी है, ओ.पी. रैलन की। ओ.पी. रैलन की पापी या राज कपूर वाली पापी? ओ.पी. रैलन की पापी। ओ.पी. रैलन की पापी लिखी। अच्छा। और उसके उजाला ही उजाला, एक एस.एम. सागर साहब की लिखी। अच्छा। और एक दिनेश रमनेश डायरेक्टर थे, उनकी रफ्तार लिखी मैंने। और लाल चुनरिया एक जो थी वो लिखी। और सुगंध, रवि नाइक ने एक सुगंध बनाई थी जी, उसकी सारी शूटिंग सुगंध तो ब्लैक एंड व्हाइट है शायद? नहीं, रवि नाइक ने बनाई थी। अच्छा, रवि नाइक जी। अच्छा अच्छा। तो वो आगरे में उसकी पूरी शूटिंग की थी। अच्छा। उसे पहली बार स्केच पे हीरो को दौड़ते दिखाया था, फॉलो करते हुए। तो हीरो को पहली बार बदमाशों की गाड़ी का फॉलो करते हुए दिखाया था, तो हीरोइन को उठा के ले जाते थे। तो उसने स्केच का दौड़ा था उनके लिए, और शुरू से दिखाया था कि वो स्केट चला करता था। अच्छा अच्छा, स्केटिंग करते हुए जाना? जी, स्केटिंग करता हूँ। अच्छा, वो सब आपका सीन बनाया हुआ? जी जी। तो पापी और दूसरी सुगंध, लाल चुनरिया, और कहते हैं ये सुगंध। पापी और सुगंध में से कौन सी ज़्यादा मशहूर हुई? फिल्म तो मेरी सबसे अच्छी चली सुरक्षा और रफ्तार। रफ्तार? जी। पापी भी अच्छी चली, लेकिन सुरक्षा और रफ्तार बहुत अच्छी। अच्छा, सुपर हिट थी जी। गाने भी आपने लिखे? नहीं, मैंने गाना किया। अच्छा। शायरी तो आप करते हैं? शायरी करता हूँ मैं, गज़लें भी लिखी हैं मैंने, और यहाँ पढ़ी भी हैं अक्सर मुशायरों में, लेकिन मैं फिल्मों में नहीं आया। फिल्मों में मुझसे कहा गया था, एक गाना मेरा एक आया था, उस फिल्म गुनाह का गाना, उस सोना सा तेरा रूप है, चंदन सा बदन है, तो रूप की रानी है, सितारों की दुल्हन है। अच्छा। तो ये मेरा गाना था, रफ़ी साहब ने गाया था, और रफ़ी साहब ने इस गाने की तारीफ़ की थी बहुत ज़्यादा। और ये शैलेश कुमार के ऊपर फिल्माया गया था, लेकिन कहते हैं वही फिल्म बंद हो गई। वो शेख मुख्तार थे उसके अंदर, शेख मुख्तार पाकिस्तान चले गए, इस तरह से फिल्म बन गई, फिल्म बड़ी नहीं थी। फिल्म का नाम क्या था? गुनाह। हाँ। अच्छा अच्छा। और वो बहुत अच्छी पिक्चर थी। अच्छा। अगर वो रिलीज हो जाती तो बहुत हिट जाती वो पिक्चर। अच्छा, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि शेख मुख्तार पाकिस्तान चले गए। अच्छा, तो ऐसा तो बहुत हुआ है जी, और एनर्जी काफ़ी बटी है। जी जी। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी।
बंटवारे से तो बहुत नुकसान हुए, खानदान अलग हो गए, ज़बानें अलग हो गई। वहाँ की ज़बान उर्दू कहलाती है पाकिस्तान की, लेकिन वहाँ लोग सिंधी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं और दूसरी ज़बानें बोलते हैं। हिंदुस्तान की ज़बान जो है वो हिंदी है, कौमी ज़बान हिंदी कहलाती है, हिंदी कहलाती है और है उर्दू। जितनी फिल्में आती हैं सब उर्दू में होती हैं और जो जितने उनके डायलॉग हिंदी उर्दू में होते हैं सब। तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचा है उर्दू को पहुँचा है। उसके कहते हैं अल्फ़ाबेट्स बदल गए उर्दू के, वो हिंदी में कर दिए गए और बाकी कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान उर्दू को पहुँचा, जो जिसके लिए अब गवर्नमेंट उर्दू को प्रमोट कर रही है। अच्छे उर्दू एकेडमी में काउंसिल बराए को फरोग़ उर्दू है और कहते हैं ये लोग मतलब फाइल निकाल रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट निकाल रही है परवाज़ यादव पिछले साल उर्दू का, तो ये लोग अब उर्दू को प्रमोट करें क्योंकि उर्दू की अहमियत को इनको अंदाज़ा हुआ है। क्योंकि जितने मिनिस्टर हैं वो अगर उर्दू ना बोलें तो ऑडियंस जनता सुनती नहीं है, समझती नहीं है क्या बोल रहे हैं। अगर कोई जिससे स्टेट हिंदी में बोलना चालू करते हैं तो समझती नहीं है हिंदी, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं। वो लगता है संस्कृत ज़्यादा मिला के बोल दिए। तो मैंने सुना कि वो कह रहे थे वास्तव में ऐसा होता है कि क्या कह रहा है, बोले मैं कह रहा हूँ हकीकत में ऐसे होता है। अच्छा ये कह रहा है। तो ये तो आलम है, इसमें कोई शक ही नहीं। कितने अफसाने आपने लिखे होंगे और क्या अंदाजन और कितनी नावलें? लगभग मैंने 50-60 तो अफसाने लिखे हैं, बल्कि ज़्यादा लिखे होंगे। हिंदुस्तान के पाकिस्तान के दोनों के पेपरों में मिला के सालों में। और नावल तो खैर बेगिनती है, एक हर महीने में एक नावल लिखता था और 40 साल के करीब मैंने नावल लिखे हैं। तो कितने नावल होंगे मेरे? क्या हुआ? और जासूसी पंजा तो 20 वर्ष तक मुसलसल लिखा था मैंने, जगह कर रहा 20 साल तक हर महीने एक नावल लिखा करता था। अकरम अलाहाबादी साहब ने छोड़ा था उसे, वो सोशलिस्ट लीडर बन गए थे। इसके बाद में उन्होंने मुझे दे दिया, मुझसे लिखवाया था। तो मैंने उसमें अपना कैसर हयात निकट्टू का कैरेक्टर डाला था और वो कैसर हयात निकट्टू आज तक इतना मशहूर है, इतना वो है कि दिल्ली दूरदर्शन पे एक दफ़ा बशारत अहमद एक श्रीनगर के थे, वो डायरेक्टर बन के आए। तो उन्होंने आरिफ मौलवी को इसलिए तलाश करवाया कि आरिफ मौलवी का कैसर हयात निकट्टू को पसंद करते थे। तो तलाश करा के मुझे काम दिया उन्होंने, मेरा इंटरव्यू दिया उससे और इंटरव्यू मेरा टेलीकास्ट किया उन्होंने बशारत साहब ने। और फिर कहते हैं मुझे काम दिलवाया, वहाँ पर सीरियल दिलवाया एक सबसे बड़ा रुपये। अच्छा, दूसरी तरफ एक इनकम टैक्स कमिश्नर अशरफ साहब हैं जिनकी पोस्टिंग आजकल दिल्ली में, अमीन साहब के भाई। तो वो मारहर शरीफ के हैं वो भी। तो उन्होंने जब उनसे मेरी पहली मुलाकात यहाँ पे, जब मैं उस ज़माने में तर्जुमान का चीफ एडिटर था जी, अच्छा, तो यहाँ पे संग बुनियाद रखा जा रहा था इसका अलबरकाब का। तो यहाँ वेब जर्नलिस्ट चीफ एडिटर मुझे बुलाया गया। तो मैं वहाँ जब गया तो जो एक साहब अच्छे खूबसूरत आदमी 40-45 वर्ष के, वो मेरे लिए मिठाई की प्लेट लेके चले गए कि लिया आलू भाई खाइए, लिया आलू भाई खाइए। मैंने तो मिठाई तो ले ली उनसे। दूसरे साहब एक खड़े थे अमीन साहब, वो उनको मैं जानता था पहले। तो उनके कौन है? अरे आपने पहचाना नहीं, ये अशरफ हैं, यानी अमीन साहब के बड़े भाई, छोटे भाई थे। तो मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर अशरफ। फिर वो अशरफ साहब आए, पहले मैं आपको जब से जानता हूँ जब मैं स्टूडेंट था, और जब कहते हैं मैं आपके नावल पढ़ा करता था, कॉलेज जाते हुए पढ़ता था, आते हुए पढ़ता था। और कैसर हयात निकट्टू आपका कैरेक्टर मुझे इतना पसंद था कि कहते हैं जब आप एक दफ़ा आप मारेरा से तशरीफ लाए तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और बतलाया कि ये देखिए ये आरिफ मारे लिए हैं तुम्हारी पहचान के लिए। तो उन्होंने अशरफ साहब ने ये इसमें संग बुनियाद के फंक्शन में मुझे बताया कि उस वक्त आप वर्ष स्टेट की बदलून पहने हुए थे, काले जूते पहने थे। याद था उनको ये याद था, रैक्सन की जूते, रैक्सन की जैकेट पहने थे, उनको ये तक याद था। वाह। तो मतलब वो कैसर हयात निकट्टू को इतना पसंद करते थे। तो मेरा सबसे अच्छा मतलब यही कैरेक्टर चला और आज भी लोग इसी को पसंद करते हैं। और जासूसी पंजा में लिखते थे।
उसकी भी चंद कॉपियाँ मेरे पास हैं मौजूद, जी। जो मैंने हैदराबाद से खरीदी हैं, कन्फेस करता हूँ मैं। जी। और दूसरे ये कि मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारी अम्मी जान के कलेक्शन में आपकी ताज़ा तरीन नावल होती थी, ज़रूर होती थी, आरिफ माहरवी। और वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि राजवंश वही है जो आरिफ माहरवी है। कहते नहीं, आरिफ माहरवी राजवंश नहीं हो सकता। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये बताइए, जिसके लिए मैं बेचैन हूँ पूछने के लिए। पहला तो ये आरिफ माहरवी राजवंश की बात बाद में पूछूंगा, पहले बताइए कि आप शुरू से ही अलीगढ़ में रहे या दिल्ली में या बॉम्बे में रहे? नहीं, अलीगढ़ शुरू से अलीगढ़ में रहा। उसके बाद में 70 में कहते हैं बॉम्बे चला गया था, और 70 से 82 तक मैं बॉम्बे में रहा। वहाँ मैंने ये जो फिल्में लिखी थी वहाँ लिखी थी, लेकिन वहाँ पर 12 साल तक रहे आप। हाँ, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम मुझे वही पेश आई, राजवंश वाली। कि राजवंश जब का राजवंश बहुत अच्छा चल रहा था पुराने में, तो उन्होंने, मेरे पब्लिशरों ने उसको अपना ट्रेडमार्क बना लिया, राजवंश का नाम, और कह दिया कि आप इस पर मतलब जो अगर स्क्रीन पे देते हैं नाम, तो उसमें कहते हैं ये रखवाइए कि हमने वही इस पर स्क्रीन पे लिखवाइए कि मतलब ये उनका ट्रेडमार्क है, हमारे उनका। तो इसके चक्कर में मेरी कई फिल्में निकल गई यहाँ से, मेरा मतलब बहुत सा बिजनेस ख़राब हो गया। मैं फिर फिल्म छोड़ के चला आया, इंडस्ट्री छोड़ दी मैंने, वापस आ गया, क्योंकि मैं वहाँ राजवंश के नाम से मशहूर हो गया था, तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी। आप नहीं चाहते थे कि इस नाम से मशहूर हो, बल्कि आप नहीं, उसमें मुझे पाबंदी लगी नहीं, तो वो पाबंदी प्रोड्यूसर पसंद नहीं करता। प्रोड्यूसर किसी दूसरे किसी पब्लिशर की पब्लिसिटी अपने फिल्म के जरिए क्यों करता फ्री में, वो क्यों लिखता स्क्रीन पे कर्सी टू स्टार पब्लिकेशन, राजवंश कर्सी टू स्टार पब्लिकेशन, वो नहीं लिख सकता था पब्लिशर था, वही प्रोड्यूसर। इसके चक्कर में वो मुझे मेरी सारी मार्केट ख़त्म होती चली गई, फिर मैं लौट के चला आ गया, और यहाँ आके फिर नावलें लिखता रहा राजवंश के नाम से लिखी मैंने, और इसमें जासूसी पंजाब बराबर लिखता रहा यहाँ आके भी। लेकिन जब ये टीवी का दौर आया, तो धीरे धीरे इसकी नावलों की मार्केट ख़त्म हो गई। वो तो जाहिर है। तो आपने फिर इसमें सीरियल्स पर या किसी उसमें मैंने सीरियल लिखा, बहुत सबसे बड़ा रुपया, लेकिन वो कबीर बेदी साहब ने बनाया था, क्या नाम था उनका, कबीर सिद्दीकी साहब। अच्छा। दिल्ली में एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन उनके मेरे मतलब टेम्परामेंट जो था अलग से अलग था, इसलिए उनसे मेरी बनी नहीं, मैंने वो सीरियल छोड़ दिया। और फिर मैं सीरियल से दूर ही रहा, क्योंकि वहाँ जो अभी आपने भी देखा होगा सीरियल, कि जितने सीरियल चल रहे हैं उनमें करीब करीब एक जैसी कहानी आती है, सब एक जैसी कहानी आती है। आप एक सीरियल देख रहे हैं तो दूसरा सीरियल 1 घंटे के बाद ऐसा लगा वही सीरियल हम देख रहे हैं, वही बिंदियाँ और वही सब जी। और ये कि उसे खींचने के लिए ऐसा होता है कि जैसे मैंने यानी आज से शुरू किया एक सीरियल देखना, 1 हफ्ते तक देखा, फिर कहीं 2-3 दिन के लिए कहीं चला गया, लौट के आया, ये 4-5 दिन के लिए चला गया, लौट के आया, सीरियल वहीं चल रहा है, आगे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए मैंने सीरियल 10 घंटे तो म्यूजिक बजता रहता है। जी, रिएक्शन दिखाते हैं 1 घंटा, इसलिए मैंने वो उसके अलावा जो उसमें दिखाते थे पहले, अब तो खैर जरा साफ सुथरे आने लगे, इंडियन कल्चर दिखाने लगे थोड़ा सा, लेकिन वो जो वेस्टर्न कल्चर आता था वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। वेस्टर्न कल्चर मैंने अपने नावलों में कभी मतलब वेस्टर्न कल्चर नहीं दिया वैसा। जासूसी पंजे में जरा झलक है कोई सी, हल्की हल्की से जो दीदी थी, लेकिन वो फिर वो जासूसी है ना, वो जी, दूसरी बात जी, पिस्टल और कारें घूम रही और पैंट और ओवरकोट ये सब। अच्छा, मैं अब लौट के वापस जा रहा हूँ कि आपने क्यों राजवंश क्यों नहीं आपने हिंदी में आरिफ माहरवी के नाम से लिखा? आप ही ने तो चुना ये नाम, नहीं किसी ने आपको दिया नहीं ना। उन्होंने, मेरे पब्लिशर ने कहा कि आपके उर्दू के नावल छपे हुए हैं बहुत दूसरे पब्लिशरों के, हम राजवंश के नाम से आपको एक नया नाम दे रहे हैं, उससे हम आपको इतनी पब्लिसिटी देंगे कि ये नावल पीछे रह जाएंगे।
कौन से नावल? दूसरे नावल पीछे रह जाएंगे। दूसरे पब्लिशर जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए दीजिए, क्योंकि ज़माना और मौका ऐसा था, ज़रूरत थी सब पब्लिसिटी की मुझे जी। तो फिल्म में जा रहा था, लेकिन उसका मुझे दूसरा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। कितने साल लिखा आपने हिंदी में? हिंदी में करीबन 30-35 साल लिखा मैं। उसी रवानी से जैसे उर्दू? जी हाँ, नहीं हिंदी में मैं लिखता उर्दू में था, ट्रांसलेट किए कराए जाते थे। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा। मैं जी हिंदी में नहीं लिख सकता था तेज़ी से, तो लिख लेता हूँ, अच्छा सब जानता हूँ, लेकिन जितनी फास्ट उर्दू लिख लेता हूँ अपनी, वो तो हिंदी नहीं लिख पाता। अच्छा, तो क्यों राजवंश ये वर्ड किस लिए क्यों आया? ये मुझे ये हाँ शाही खानदान, हाँ, तो वो मुझे तो कहते हैं पता नहीं क्यों ये नाम अच्छा लगता था। उन्होंने जब सिलेक्शन रखा कि आप कोई नाम ले अपने आप दीजिए मुझे प्रोड्यूसरों ने, तो मैंने कहा क्या ये राजवंश रख लीजिए। उसके नाम तो मेरे फोटो भी आए कुछ हफ्ते, जिस पर उन्होंने ऑडिशन किया। थोड़ा समय जी उर्दू की सिचुएशन के बारे में बात करूँगा। जी, हम क्या करें? गलती तो किसी की नहीं है इस वक्त। जी गलती गवर्नमेंट की भी नहीं है जी, क्योंकि उर्दू हम ही ने तोते अपने हाथ से उड़ाए हैं। हालांकि हमें बड़े मौके हमारे पास आज भी हैं कि हम उसको पकड़ के बैठ सकते हैं। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी थोड़ी, है ना? हमें लड्डू दिख रहे हैं, लड्डू को छोड़ना पड़ेगा कि चाहे लड्डू ना सही, रूखी रोटी सही, लेकिन हम इस नाम को चलाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ से हम करेंगे। क्या रास्ता है ऐसा कि हम उसको रिवाइव करें और उर्दू की वही कदर मंजिलत तो वो है जी, कदर मंजिलत है जी, लेकिन वो मकाम नहीं है। वो मुकाम धीरे धीरे जब पैदा हुआ, जब हमारी नई नस्ल जो है वो उर्दू जानती है। हमारे नई नस्ल जो है उसको हम उर्दू सिखाएंगे, वो पढ़ना सीखेगी और कहते हैं आगे जाके उर्दू के लिए कुछ करेंगे। धीरे धीरे वो जब आएगा। और उसके अलावा हम तो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, मतलब जब कहानियाँ लिख रहे हैं उर्दू में, और अभी इसका दीनी मदरसों के लिए उर्दू का कोर्स छपा है, NCERT का, वो मैंने लिखा है, मुझसे लिखवाया था उन्होंने, असास अरशद काजी ने असास की। तो दीन मदरसे तो अलग बात है, क्योंकि हम ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि उर्दू को एकदम से वो इस्लामिक मूवमेंट से मुंसलिक कर दिया गया है। इस वजह से भी है कि मतलब प्रैक्टिकल ज़ुबान है जी जी, और गलियों में बोली जाए, प्रैक्टिकल नहीं होती। तो आज की जो सबसे पॉपुलर मीडिया है वो उर्दू है। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से है कि वो पॉपुलर है, प्रैक्टिकल है। इसी वजह से बड़ी मुश्किल हो रही है। हम कहते हैं इसके बाद यहाँ ये सारे उर्दू और अरबी के लफ्ज़ हैं सारे, तो वो तो है, लेकिन तो उसको हम मतलब दीन की तो ठीक है क्योंकि वो ज़ुबान तो है ही, लेकिन इसके अलावा मैं एक पर्सनल सवाल पूछने के लिए बेचैन हूँ आपसे जी। आपके बच्चे और उनके बच्चे क्या वो उर्दू सीख रहे हैं? मेरे बच्चे ये नदीम वगैरह बड़े बच्चे तो हैं, ये तो उर्दू जानते हैं। इनसे छोटे जो हैं वो जैसे ये फैसल है, ये अलबरकात है, इनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, इनकी कमज़ोर है। तो ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में हमारा ध्यान उधर था नहीं, हमारा ध्यान उधर था नहीं। अच्छा, अब जो है, अब हम अपने बच्चों को घर में मतलब ये कोई अरबी भी पढ़वा रहे हैं, उर्दू भी पढ़वा रहे हैं। अलबरकात में उर्दू की किताबें हैं, उसमें मेरे बच्चे मेरी एक नवासा पढ़ता है मेरा अलबरकात में। अच्छा, तो माशाल्लाह जी, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे उर्दू पढ़ें। इसका मतलब काम तो चल रहा है। जी जी, और हम भी काम करते रहे। हम अपनी उम्र का लिहाज हटा के हम भी अपना काम करते रहे, जब तक हम जितना कर सकते हैं उतना करते रहें। तो वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए इससे अच्छी क्या बात है? यही है कि हम जो पुराने खैर चावल हैं, अगर हम लोग अभी भी अपना काम उर्दू को देते रहें, अपना कुछ दान या अपनी जो खिदमत, तो उससे उर्दू को कुछ तो रुकी तो रहेगी कम से कम। फिर आप लिख रहे हैं और आप गज़लें लिख रहे हैं, और गज़लें लिख रहा हूँ मैं, नज़में बच्चों की लिख रहा हूँ, अफसाने लिख रहा हूँ, और अच्छे अच्छे यहाँ हिंदुस्तान के जितने अच्छे रिसाले हैं उनमें मेरे अफसाने आ रहे हैं, गवर्नमेंट के रिसाले में आ रहे हैं। एक आध कोई ताज़ा अपना शेर सुनिए। ताज़ा मेरा शेर तो कोई भी नहीं है,
पुराना तो सुना सकता हूँ, मेरे नौजवानी के ज़माने का था कि इस बज़्म में रंगोभू में निगारों से खेलिए, 2 दिन की ज़िंदगी है बहारों से खेलिए। वाह वाह, क्या बात, वाह, बहुत खूब। दुनिया ना ले उड़े कहीं कातिल के नाम से, दामन बचा के खून के धारों से खेलिए। बहुत खूब। और कोई बच्चों के लिए कोई नज़्म लिखी है? बच्चों की नज़में हैं, वो मुझे ज़बानी याद नहीं है, तो कहें तो आप मंगवा रखिए। अच्छा, मतलब उसमें क्या मैसेज क्या है उसमें? बच्चों की नज़मों में हर सब में मैसेज मैंने ये, और अगर 1-2 दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो मैं कर वहाँ से उठा लेता। सारी बातें तो किस्मत की हैं। बेटी डेस्क की नहीं जाए चिंटू, उन किताबें ला रहे हैं। तो या अच्छा, बच्चों की जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि क्या कोई मैसेज क्या था? बच्चों का मैसेज मैंने हमेशा ये दिया है कि आखिरी 2 शेरों में कि 2 शेरों में या 2 मिसरों में कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह गॉड भगवान ईश्वर जो उसे समझो, इससे बड़ा कोई नहीं है, उसको मानो पहले उसको मानो। यस, अच्छा। तो ऐवान उर्दू है और साथ साथ उमंग है बच्चों का। इसमें बच्चों की नज़्में आपकी। इसमें ऐवान उर्दू में अफसाना है, इससे मेरा इंटरव्यू। अच्छा, उर्दू दुनिया है नहीं, ये मौजूदा रसायल हैं और इन सब में आप पब्लिश हो रहे हैं ऑलरेडी। और मैं ख़ातिन हज़रात आरिफ मारवी साहब से बातचीत कर रहा हूँ। अब मैं एक सवाल आपसे, अच्छा ये आपका इंटरव्यू है, ये शायद मेरे पास है ये वाला। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अभी आपकी नॉवेल चल रही है वो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो रही है? नॉवेल नहीं लिखी है अभी तो मैंने वो किताब लिखी है जो कहते हैं डॉक्टर मनोज साहब छापेंगे मेरी किताब, वो मैंने अभी ख़त्म की है। उसके अलावा मैं नावल नहीं लिखता, नावलों का तो टाइम ही ख़त्म हो गया, इसलिए अब मैं लिखता हूँ अफसाने ही लिखता हूँ। तो इसमें जो ऐसे कई रिसाले आते हैं, जी जी, इसमें सब मैं अफसाने लिखता हूँ, बच्चों की कहानी, आजकल वक्त की इतनी कमी है, जो भी वक्त थोड़ा फुर्सत का मिलता है वो टेलीविज़न पे गुजरता है। जी, तो नावलों का ज़माना, इसलिए आप फरमा रहे हैं, सही है कि नावलों का वक्त ख़त्म हो चुका है इसलिए। अच्छा, तो लेकिन अफसाने वो लिख रहे हैं आप बाकायदे, अफसाने वगैरह बाकायदा चल रही है, बाकायदा, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और ये ऐवान उर्दू तो अभी 2-3 महीने पहले के रिसाला है। कितने मौजूदा रिसाले हैं उर्दू के जो आजकल चल रहे हैं? आजकल परवाज़ अदब, ऐवान उर्दू, और कहते हैं शबखून भी है। शबखून तो नहीं है, उर्दू दुनिया, जी जी, और एक इजहार ख्याल, और शानदार एक रिसाला आता है, और मतलब ऐसे मुझे नाम इस वक्त ध्यान नहीं है। पाकिस्तान में भी आप पब्लिश हो रहे हैं? वहाँ पर भी पाकिस्तान में मैं डायरेक्ट नहीं कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। यहाँ से मेरे कोई रिसाले में आसान ले लेते हो तो मैं कह नहीं सकता। ज़रूर लेते होंगे, क्यों नहीं, क्योंकि नाम तो हर जगह है पूरे बड़े शरीर में आपका। आपके ऊपर एक किताब लिखी जा रही है इब्न सफ़ी के काम के बाद, अब आप पर काम हो रहा है। जी जी। कौन साहब ये काम कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है? डॉक्टर मनाजिर आशिक हरगानी। वो आपकी ज़िंदगी पर लिख रहे हैं या आपके काम पर, या सब मिलाकर? मेरी ज़िंदगी पर भी लिख रहे हैं और मेरे काम पर भी। अच्छा, किस नाम से आपको आरिफ मारवी कह रहे हैं, या उसमें कहीं कहीं राजवंश दिखाई दे रहा है? आरिफ मारवी के नाम से। अच्छा, आप अपने को कैसे मुंसलिक करते हैं, आरिफ मारवी के नाम से या राजवंश के नाम? मैं आरिफ मारवी के नाम से करता हूँ, क्योंकि राजवंश तो अब ख़त्म ही हो चुका, बीती कहानी बना लिया मैंने। क्योंकि अब उर्दू में उसमें जो उर्दू के रिसालों में आ रहे हैं उसमें राजवंश के नाम से कहाँ लिखूँगा। और हिंदी में भी मैं अब राजवंश के नाम से नहीं लिखता, हिंदी में अगर लिखना है मुझे तो आरिफ मारवी के नाम से लिखूँगा। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। बहुत मुश्किल। आरिफ मारवी साहब के घर पहली बार हम क्या आए, फिर आए ही चले गए, और अब हमारी दूसरी मुलाकात है, और हमें ख़जाने की शक्ल में कुछ किताबें आरिफ साहब ने हमें इनायत की, जो हम एक के बाद एक आपको
बताएंगे। पहले मैं बता दूं कि पहला एक नावल जो मेरे पास है इस वक्त वो है पहला प्रेम, फिर उर्दू में है बुलंदियाँ, फिर जासूसी पंजे की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन ये बहुत बड़ा ख़जाना है। और धर्म भाई ये बहुत प्यारा नाम है, ये भी राजवंश साहब यानी कि आरिफ मारेवी साहब का लिखा हुआ है। तो हिंदी में जो नावल हैं दोनों ये राजवंश के नाम से हैं, आप ही के, और बुलंदियाँ और जो जासूसी पंजा उर्दू में है जैसा आप जानते हैं। तो पहले मैं एक दफ़ा और सवाल पूछूंगा आरिफ मारेवी साहब से कि आपने फ़िल्म इंडस्ट्री को क्यों छोड़ा, या फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ना पड़ी, या आप क्यों वहाँ से यानी मुंबई से अलीगढ़ तशरीफ़ लाए? वो ऐसा है, कहते हैं कि जो उन्होंने जब हिंदी में पब्लिक शुरू किए तो उसमें हिंदी में मेरा नाम उन्होंने राजवंश रख दिया। हमारे पब्लिशर राजवंश नाम रख दिया। राजवंश नाम गुलशंदा की तरह मकबूल हो गया, और राजवंश के नाम से इंडस्ट्री में मुझे 90% लोग राजवंश के नाम से जानेंगे। अच्छा, मेरे पहले उर्दू के नावल जो थे वो आरिफ मारेवी के नाम से छपे हुए थे, यादों के साए, तारीखियाँ, पंखड़ियाँ, आबशार, बेशुमार नावल थे। वो उर्दू में आरिफ मारेवी के नाम से छपे हुए थे, दूसरे पब्लिशर होते। तो जब ये राजवंश नाम काफ़ी मकबूल हुआ तो इन्हें ये अंदेशा होने लगा कि जिन लोगों ने, जिन पब्लिशरों ने मेरे नावल राजवंश के नाम से और आरिफ मारेवी के नाम से शाये किए हैं, वो कहीं उनको आरिफ राजवंश के नाम से ना छाप लें। तो इन्होंने एक तो ये पाबंदी लगा दी कि नावल पर फ़ोटो नहीं देंगे, और दूसरी ये पाबंदी लगा दी मेरे ऊपर कि जब मेरा नाम स्क्रीन पे एज ए स्टोरी राइटर आएगा तो उसके नीचे लिखा होगा कर्सी ऑफ, कहते हैं स्टार पब्लिकेशन, कर्सी ऑफ स्टार पब्लिकेशन जी, जो पॉकेट बुक पब्लिकेशन जी। अच्छा। तो वो मैंने जब अपने पब्लिशरों को बताया तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम किसी इदारे की पब्लिसिटी मुफ्त में क्यों करें, इसलिए उन लोगों ने इनकार कर दिया। और इस तरह से, इस वजह से मेरे हाथ से कई फिल्में निकल गई मेरे हाथ से। और फिर और एक इनकी शर्त ये थी कि मैं इनसे रिटेन में जा सकूँ, उसके अलावा कि राजवंश नाम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं राजवंश के नाम से कोई फ़ोटो ना छपवाऊँ, और राजवंश की उसमें फिल्म में, और राजवंश के नाम से ही, क्या राजवंश के नाम से मैं, कहते हैं मतलब कोई साइन ना करूँ, ताकि मैं कोई आरिफ मारेवी के नाम से साइन करूँ। ये बंदिश लगाई स्टार पब्लिकेशन वालों ने, फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं लगाई। फिल्म इंडस्ट्री नहीं लगाई, प्रोड्यूसर्स नहीं। और उन्होंने इसके अलावा ये किया, ये कहा कि कहते हैं कि राजवंश नाम जो है मेरा, उन्होंने अपने इदारे का ट्रेडमार्क तौर पर रजिस्टर्ड कर दिया, और मुझे ये लिख के भेज दिया कि अगर चाहते आप रिटेन में या उसमें देना चाहें तो हमसे, ये कहते हैं तहरीरी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। तो कहते हैं अब ये मेरे लिए सब बातें डिफिकल्ट हो गई। तो उस वक्त मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी रफ्तार, वो सुपर हिट गई थी, और मुझे लाखों रुपए की ऑफ़र थी। ये तो हज़ारों में बिकी हुई थी फिल्म, मुझे लाखों रुपए की ऑफ़र थी। तो जो नई ऑफ़रें आ रही थी मेरे पास, जब उनके पास सामने ये शर्तें गई तो प्रोड्यूसर पीछे हट गए, और किसी ने मुझे साइन नहीं किया। जो फिल्में थी मेरे पास सिर्फ वो रह गई, सिर्फ इसलिए कि वो नहीं चाहते थे कि स्टार पब्लिकेशन का कर्सी की शक्ल में भी नाम हो। नाम जाहिर है, क्यों पब्लिक वो देते अपना, पब्लिसिटी किसी क्यों करते किसी इदारे की। और उसके अलावा जो उन्होंने मतलब ये इसकी मतलब अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा दिया, और उसके अलावा उन्होंने ये शर्त रख दी कि आरिफ मारेवी के नाम से जो आपके नावल पहले के छपे हुए हैं, उन नावलों पे आप राजवंश के नाम से फिल्में नहीं बनाएंगे, फिल्में नहीं लिखेंगे। तो वो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि मैं दो नामों से नाम वहाँ पर लिख नहीं सकता था। अगर मेरी राजवंश का आरिफ मारेवी का कोई नावल लिखता तो राजवंश है उसको राजवंश के नाम से नहीं दे सकता होगा। तो रफ्तार जो है वो आरिफ मारेवी के नाम से नहीं है? नहीं, रफ्तार राजवंश के नाम से की नावल थी। अच्छा जी। तो इस चक्कर में मेरे कहते हैं सारी मार्केट ही डाउन हो गई, तो मेरे प्रोड्यूसरों ने मेरे पास आना बंद कर दिया। तो कहते हैं मजबूर होकर मुझे अपने मायूस होकर मुझे फिल्म इंडस्ट्री छोड़ कर वापस आना पड़ा।
और फिर आपने शुरू किया लिखना स्टार पब्लिकेशंस के लिए ना? स्टार पब्लिकेशंस के लिए तो लिख ही रहा था, उन्हें छोड़ नहीं सकता था, मेरा बिजनेस था वो। अच्छा। तो आके तो छोड़ देना चाहिए था कायदे से, लेकिन मैंने आके इसलिए नहीं छोड़ा कि फिर मैं कहाँ जाता और क्या करता। एक बात, दूसरी बात ये इनकी वजह से तो आपको फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। जी जी। अच्छा अच्छा, तो क्यों नहीं आपने आरिफ माहरवी के नाम से ही फिल्म इंडस्ट्री में लिखना शुरू करते कि ठीक है मैं राजवंश से नहीं लिखता? वो राजवंश इतना मशहूर था कि आरिफ माहरवी के नाम का नावल कोई मतलब दिखा नहीं था उस वक्त तक, और राजवंश इतना मशहूर हो गया था कि लोग मेरा राजवंश के नाम से लेना चाहते थे, तो ये मेरी मजबूरी थी। क्या इत्तेफाक है, एक ही शख्स के दो नाम एक नाम से लिख सकता है, दूसरे नाम से नहीं लिख सकता। अगर वो दूसरे नाम से लिखता है तो वो इतना मशहूर नहीं होगा जितने पहले नाम से, जबकि शख्स एक ही है, नाम दो हैं। इंटरेस्टिंग बात। अच्छा, तो अब ये जो नावल्स आपके पास हैं इस वक्त, एक आध कोई अपनी याद या कोई बात जुड़ी है आपकी? लेट्स सी, उर्दू की जो नावल है ये बुलंदियाँ, इससे कोई बात जुड़ी है आपकी जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? बुलंदियाँ बुलंदियाँ मेरा एक कहते हैं कबीलात भाई है जाहिद जी, वो पाकिस्तान में आया था, पहले वो कासगंज में रहते थे। कहाँ रहते थे? कासगंज में ठंडी साहब पर रहते थे। कासगंज में रहते थे? जहाँ हाँ, जाहिद अली। अच्छा। और उनके वाल जो थे मौलवी थे, सुबह मेरे, और मेरी फूफी का नाम था जाफर। तो वो वहाँ पे गोले लोग थे, निशाना लगाया करता था और कबूतर मारा करता था, खेला करता था। और वो पाकिस्तान चला गया, वहाँ जाके उसने इतनी तरक्की की कि उसको जब मैं पाकिस्तान एक दफ़ा गया मैं, तो उससे मिला मैं, तो उससे मुझे ये यकीन नहीं आया कि वही जाए थे। वो एक दफ़ा मुझे मोटरसाइकिल में बैठा के ले जा रहा था, तो उसने जो हरकत अपने कासगंज में किया करता था वही हरकत उसने मेरे साथ बना की कि मेरे कान में काट दिया। मैं मुझसे गाड़ी चलवाई, मेरे कान में काट लिया। ये सारी हरकतें उसकी मैं नोट करके लाया, और उसके ऊपर मैंने ये बुलंदियाँ नावल लिखा कि कहाँ से। मौलवी साहब थोड़े से मोटे से सामने से, और कहते हैं तवीज़ किया करते और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चों को पढ़ाते थे। और एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था उसके नीचे, या याद है आपको? अच्छा, शायद वही मौलवी साहब जिससे मैंने पढ़ा जी। अच्छा, बहुत खूब। अच्छा, तो ये तो इसका मतलब ये कि आपकी जो नावलें हैं ज़्यादातर रंग उसमें और जान और जो इसमें लाइवलीहुड है वो इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपने जीते जागते किरदारों को उसमें बसाया। जी जी जी। अच्छा, और ये के बारे में धर्म भाई हिंदी का है जो राजन, ये ऐसा था, ये कहते हैं इसमें दो भाइयों, ऐसे भाइयों की कहानी दिखाई है कि जो मुँह बोले भाई थे। अच्छा, मुँह बोले भाई थे, और एक का धर्म कुछ और था, दूसरे का धर्म कुछ और था। उसको सगा भाई उसका धोखा दे देता है, और धर्म भाई धोखा नहीं देता। अच्छा अच्छा। और धर्म जो मुख्तलिफ थे वो क्या थे, हिंदू और मुसलमान? हिंदू मुसलमान थे। अच्छा, इस पर फिल्म नहीं बनी? इस पर बनती का छोड़ के चला आया था। अच्छा, लेकिन इरादा, क्योंकि बड़ा अच्छा टॉपिक है ये फिल्म के एतबार से और हिंदुस्तान के एतबार से भी। सगे भाई ने धोखा दे दिया और उसने फिर साथ दिया। अच्छा, और ये जो है पहला प्यार ये है कि औरत जिससे औरत मतलब पहला प्यार जिससे करती है, जिन लोगों का जो करते हैं आपस में, तो वो कभी नहीं भूल सकते। इसलिए ऐसी औरत की कहानी है जिसकी जो मतलब एक लड़के से प्यार करती थी, किसी वजह से उससे अलग हो गई, तो उससे शादी उसकी दूसरी जगह हो गई, लेकिन वो अपने पहले प्यार को नहीं भूल सकी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। तो वाह, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने अभी आपको इत्तेफाक से ये मिले कहीं पर, और आप ने बता दिया, और मैंने तीनों नावलों के बारे में जल्दी पूछ लिया, और आपको इसका किरदार निगारी और साथ साथ प्लाट सब याद है। तो आपको सारी कहानियों के प्लाट्स याद होंगे अमूमन? सारे तो नहीं याद होंगे, लेकिन जो सामने आते जाए तो याद आते जाएंगे। कभी ऐसा तो मुगालता या खलमल तो नहीं हुआ किसी एक प्लाट से दूसरे प्लाट का? ये तो अल्लाह ताला का करम है कि मेरे पब्लिशर्स जो हैं ये कहते हैं कि आरिफ माहरवी या राजवंश का एक नावल कभी अपने दूसरे नावल से नहीं टकराया। कहानी की, हाँ, एक नावल की कहानी कभी दूसरे नावल से नहीं टकराया। अच्छा, ये आज तक के पब्लिशर जो है मेरे यही कहते हैं। अच्छा, वाह। कोई देखिए, ये आपका ये इंटरव्यू
उर्दू मजलिस जो एक तंजीम है जो हम वहाँ चला रहे हैं जी जी नॉर्थ कैरोलिना में, अमेरिका में, तो वो लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त। जी। तो आप उनको कोई अपनी सलाह देना चाहते हैं उर्दू के बारे में, कोई बात कहना चाहते हैं कि कैसे हम क्या करें, क्या हम उर्दू भी कुछ कर सकते हैं या हमें करना चाहिए, या हम किस तरह से जल्द अज जल्द लिखना सीखें फॉर एग्ज़ाम्पल? मतलब पहली सलाह तो मैं उनको ये दूंगा कि अगर उनकी उर्दू कमज़ोर है तो वो उर्दू पढ़ें जो बात, और उसके लिए अवामी लिटरेचर पढ़ें, नावल पढ़ें, अफसार कहानियाँ पढ़ें, अवामी लिटरेचर पढ़ें, उसमें दिलचस्पी होती है और उसे पढ़ के और कहते हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा उनका। अगर जो नहीं जानते, अच्छा, या जो कम जानते हैं और जो ठीक से जानते हैं, वो अपने साथियों को जो कहते हैं उर्दू पढ़ाएं, उर्दू सीखो और बतलाएं। तो उर्दू मतलब कितनी चाशनी है, और ये किसी एक फ़िरक़े की ज़बान नहीं है कि हिंदुस्तान की ज़बान हो या सिर्फ पाकिस्तान की ज़बान हो या हिंदू की ज़बान हो या मुसलमान की ज़बान हो। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी ज़बान है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही थी पार्टीशन में कि पहले पार्टीशन से पहले एक कौम थी। हाँ जी, हिंदुस्तान बंटवारा हुआ था ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो बंटवारा जो था एक मतलब तकलीफदायक अमल था। बंटवारा नहीं होना चाहिए था या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हम इस बहस में नहीं जाते। लेकिन बंटवारा जो हुआ उसको कहते हैं उसमें लाखों इंसान मारे गए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमान का बच्चा मारा जाता है तो हिंदू का बच्चा मारा जाता है तो इंसान मारा गया काय के लिए, एक धर्म के लिए। उसकी सरहद की लकीर खिंच गई, लेकिन आवाम के बीच में लकीर नहीं खींच सके। हिंदुओं के रिश्तेदार वहाँ रह गए, मुसलमानों के रिश्तेदार यहाँ रह गए। अब मैं रह रहा हूँ, मेरे सारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार पाकिस्तान में, तो यहाँ रह गए। तो अब जो मतलब एक जोग्राफियाई हकीकत है उसको तो हमें तस्लीम कर लेना चाहिए, कहाँ है पाकिस्तान के, ठीक है, लेकिन दिलों में सरहदें नहीं रहनी चाहिए। और उसके लिए चाहे हिंदू आर्टिस्ट हों चाहे मुसलमान आर्टिस्ट हों, और ये लड़के हों या लड़के हों, वो एक दूसरे से घुले मिले, एक दूसरे के आ जाएँ और एक दूसरे से लिटरेचर का तबादला करें। जैसे कहते हैं आर्य मारवी के नावल या राजवंश के नावल वहाँ छपें, वहाँ के जो अच्छे राइटर हैं उनके नावल यहाँ छपें। जैसे यहाँ पर नुसरत फ़तेह अली खान गाना गाने आए थे, राहत फ़तेह अली खान ने गाना गाया यहाँ पर आए थे। इस तरह इनका तबादला होता रहना करे, तो ये कम से कम सरहदें नहीं बनेंगी। बल्कि इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि कल्चरली हम लोग अदबी तौर से और कल्चरली हम एक हैं। जनाब वाला, आइए आपकी मुलाकात हम करवाते हैं इस वक्त आरिफ माहिर अरबी साहब की बेगम से, और उनसे पूछेंगे उनके बारे में सवालात, और वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है। कब से आपको पता लगा कि आपके ख़ाविंद लिख रहे हैं? शादी होते ही आपको पता लग चुका था कि वो राइटर हैं या पहले से अदीब हैं? शादी से पहले मालूम था। कैसे? शादी से पहले क्या आप रिश्तेदारी थी ना, मामू के बेटे। अच्छा, मामू के बेटे मामू थे। के बेटे। तो आप उनकी नावलें पढ़ती हैं? जी हम लोग पढ़ती थी, उर्दू के नावल पढ़ती थी। कौन सी नावल कोई आपको याद है जो आपको बहुत पसंद आई और आपने सोचा अब तो इस बंदे से शादी करनी ही होगी? शादी के बाद पढ़ी है, नावल पहले नहीं पढ़ी थी। अच्छा, पहले शादी के बाद पढ़ी थी। शादी के बाद पढ़ी शायद। तो क्या आपको उलझन होती थी कभी कभी कि बैठे हुए लिख रहे हैं और बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे वगैरह वगैरह, या आप बस टाइम थे इनके? अच्छा, जैसा कि सुबह में उठे नाश्ता किया, नहाए धोए, फिर लिखने बैठ गए। तो 2-3 घंटे लिखा, फिर उठ गए, अपने दोस्तों में चले गए, या घर पे रहे तो खाना आना खाया, लेट गए, फिर उठे, शाम में लिखा। अगर दोस्तों में निकल गए, बाहर चले गए तो बस कुछ नहीं तो रात में फिर लिखते थे बैठ के, 3 टाइम लिखते थे। आपको मालूम है कितनी नावलें लिखी उन्होंने, हिंदी उर्दू दोनों की मिलाकर? मेरा ख्याल से गिनती तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत लिखी है, बहुत साल लिखे हैं ना। छोटी सी उम्र से ही लिख रहे हैं।
हाई स्कूल किया है, मेरे ख्याल से उससे पहले से ही लिखना है। जब नावल पब्लिश होकर आती थी तो आपको कैसा महसूस होता? आप उसे देखती थी हाथ में लेकर के कौन सी नावल है? जी हाँ, मैं पढ़ती थी इसलिए मुझे शौक था, वो देखती थी उर्दू के। अच्छा, उर्दू हिंदी के नहीं पढ़ती थी। अच्छा। उर्दू के पढ़ती थी। कहीं आपने अपने को पाया इनकी नावलों में नहीं कि कहीं ऐसा लगा होगा इन्होंने मेरे बारे में लिखा है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हो सकता है आपने ध्यान से ना पढ़ो कोई नावल। कुछ छूट भी गए, वो ऐसी बात नहीं है। उर्दू में तो बहुत लिखे हैं ना इन्होंने। फिर मेरे जब तक बच्चे नहीं थे, जब तक तो मेरा खूब पढ़े। अच्छा। हाँ, फिर बच्चे अच्छे हो गए तो इतना टाइम कहाँ मिलता था। हाँ, फिर तो नहीं मिलती। आप ओरिजिनली रहने वाली कहाँ की हैं? मैं तो पैदा ही जिला एटे में हुई हूँ। जी अच्छा। तिम्बरपुर में। तिम्बरपुर में, जी। जहाँ के बारे में मशहूर है कि पठान लोगों की पठानों का ही गाँव है वो। अच्छा जी, जिला एटा है। कितने परसेंट पठान होंगे वहाँ? सब पठाने, एक भी उसमें कोई अलग जात का नहीं है। अच्छा। सब पठान। वहाँ तालीम का क्या वो था जोर जोरा उसमें तिम्बरपुर में आपके ज़माने में? अब तो खैर हमारे ज़माने में नहीं था ज़्यादा। सोरों है उसके पास में, उसमें थे कॉलेज वॉलेज था सोरों में। जी। अच्छा, तो आप के वालिदैन ने सोचा आपकी बहन और आपको स्कूल भेजने के लिए? नहीं, हमने बस ऐसे ही पढ़ा है, स्कूलों में नहीं पढ़ा। स्कूल में नहीं? नहीं। वहाँ का उस ज़माने रिवाज नहीं था? नहीं, वहाँ कुछ ऐसे थे ही नहीं स्कूल। अच्छा। और हाँ, वहाँ लड़कियों को बाहर निकालने नहीं देते थे ज़्यादा। अच्छा। बाहर भेजते नहीं थे। अगर आप जिद करती? ऐसे कभी सोचा भी नहीं। बच्चे कहाँ सोचते हैं, ऐसी बात है। ये तो कहते हैं। कितनी उम्र में शादी हुई आपकी? मेरे ऐसी होगी 17-18 साल की। 17-18 साल की उम्र में शादी हुई। अच्छा अच्छा। तो 17-18 साल की उम्र के बाद से आपने नावलें ये वो पढ़ना शुरू किया? जी, शादी के बाद। अच्छा। और कितने बच्चे हैं माशाल्लाह से आपके? मेरे बच्चे अब इस वक्त 4 हैं। अच्छा। और एक बड़ी बेटी थी सबसे, उनसे नदीन है, और उनसे बड़ी दिन का इंतकाल हो गया। उनके 2 बेटे हैं, वो मेरे पास हैं। अच्छा। हमारी अम्मी जान ने हमें उर्दू सिखाई है, अच्छा। और अगर हमने वैसे नहीं सीखी तो डंडे से सिखाई है। आपने भी कभी जोर डाला? अम्मी ने ही पढ़ाई उर्दू में आपको? जी। और हम गांव में थे उस ज़माने में, हमारे यहाँ उर्दू के अखबार आते थे, तो हमें उर्दू के अखबार देती थी पढ़ने के लिए कि इसे पढ़ो तो इससे जल्दी पढ़ना सीखोगे। अच्छा। हाँ, तो हमारे वाले थे, वो लेके आया करते थे अखबार, तो उर्दू में पढ़ा करते थे, ऐसे उर्दू सीख। आपके वालिद साहब क्या करते थे? फौज में थे। फौज में थे? जी, सूबेदार थे। सूबेदार थे? इंडियन आर्मी की फौज में जी। सूबेदार थे। आपने अपने बच्चों को फिर उर्दू पढ़ाई या बच्चे स्कूल में पढ़े, क्या सब? स्कूल में पढ़े बच्चे मेरे सब, यहाँ पर भी। हाँ, और बम्बई में भी उर्दू में पढ़ा बच्चों ने। ये लड़के जो है उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। जी अच्छा। और 2 लड़कियों ने बड़ी जो थी उर्दू मीडियम था उसमें, बम्बई में वहीं से शुरुआत हुई थी ना, उर्दू में ही थी। बॉम्बे में कितने अरसे तक रहे आप? 15-16 साल में। 15-16 साल रहे हैं। तो कभी कभी जाती भी थी किसी फिल्म के किसी इफ्तिताह पर या किसी ओपनिंग पर? जाती थी, उनके साथ ही जाती थी। कैसा? हम लोग तो बम्बई में इतने घूमे हैं, और बम्बई में भी, अलीगढ़ में भी इतनी फिल्में देखी हैं। एक दिन में 3 फिल्में देखी हैं। अच्छा अच्छा। और बम्बई में जहाँ भी पार्टी होती थी लेके जाते थे। अच्छा। हर पार्टी में जाती थी, हर उसमें मुहूर्त होता था अच्छा। उनकी फिल्मों का, उसमें जाती थी। जैसे रफ्तार की मुहूर्त में आप गई थी? जी। कौन कौन उजाले आए? उजाला में। तो उसमें कौन कौन थे रफ्तार में जो मुहूर्त? विनोद मेहरा था, योगिता वाली थी। अच्छा। उसमें भी एक योगिता वाली शायद उसमें थी। उजाला में तो वो थे ये विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी। उजाला ही उजाला। अच्छा, ये नाम ये भी रफ्तार थी उसमें, विनोद मेहरा और थी योगिता वाली। गलत बोल तो नहीं रही। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? शादी से पहले तो नाज़मा खानिम था, अब आरिफ नाज़मा आरिफ। नाज़मा आरिफ मारवी। जी। ये लो।
तो महारार देखा आपने? महारार मैंने नहीं देखा। अभी तक नहीं देखा? नहीं। अच्छा, इत्तेफाक देखें आप। मेरी अम्मी वहीं की थी। महारारी महारारी की की थी। अच्छा, आपकी अम्मी महारारी की, आपके वालिद साहब टिम्बरपुर के थे? वैसे तो शाहजहांपुर के थे, शाहजहांपुर में रहते थे। अच्छा। वहीं से फौज पे गए थे, 3 भाई उनके फौज पे थे। अच्छा। तो उनकी बहनें जैसे यहाँ आ गई ब्याह के, हमारे मतलब फूफी, उस वजह से सब फिर वहीं आ गए टिम्बरपुर। अच्छा, आपने लिखने की कोशिश की? जब इतना असर घर में रहता है, जब इंसान कोई लिख रहा है, तो आपका भी दिल चाहा होगा कि मैं कलम उठाऊँ? नहीं, मैंने कभी नहीं लिखा। और अब आके जब ये सब बच्चे हुए बड़े थे, हाँ, तो मैंने 2-3 कहानियाँ मतलब सोच के अपने हस्बैंड को बताई थी। हाँ, उस पर उन्होंने एक कहानी जो मैंने सोची, उस पर नावल भी लिखा था उन्होंने। अच्छा, मेरी कहानी से। अच्छा, प्लॉट आपने बताया? प्लॉट जी, उस पर नावल लिखा था। कौन से नावल है, याद है? नावल का नाम मुझे याद नहीं। प्लॉट याद है? हाँ, प्लॉट तो याद है शायद। बताएं थोड़ा सा, बस ऐसी आउटलाइन। मतलब ये था कि एक कोई रईसज़ादे थे, उनका बेटा भी तो था, जानते हैं जैसे बिगड़ जाते हैं बेटे, तो बिगड़ गया बेटा, और उसने उसके बाद में सारा तबाह कर दिया। बाप सब बिल्कुल तबाह हो गए, घर से मतलब कोठियों से निकल गए बाहर, सब बिल्कुल गरीब हो गए। फिर उसने अपनी शादी करी, उसके बेटा हुआ, तो उसने अपने बेटे को अपने से अलग हटकर मतलब पढ़ाया लिखाया, और इधर अपने आप बड़ा आदमी बनने की कोशिश करता रहा। बड़ा आदमी बन गया, लेकिन बेटे को नहीं बताया कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया। दूसरे शहर में बच्चा पढ़ता था, जब ये जाता था मिलने के लिए तो गरीब बन के जाता था, बड़ा आदमी बन गया बाप, लेकिन उसे जाहिर नहीं करता था, इसलिए कि मैंने बिगाड़ दिया, कहीं मेरा बेटा भी ना बिगाड़ दे मेरा सब कुछ। अब मेरा नाम नाज़मा आरिफ। महारारी भी तो लिखेंगे? नहीं, नहीं, पूरा नाम बस आरिफ, नाज़मा आरिफ। नाज़मा आरिफ। तो जितने ज़्यादातर जो प्लॉट्स हैं जो आपके काबिल जो लिखते थे, आरिफ महारारी साहब जो नावल लिखते थे, उस पर आप प्लॉट्स पर डिस्कशन करती थी, उनके साथ शेयर करती थी कि ये किरदार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, और तुम ऐसा लिखने से पहले? लिखने के बाद में कहानी सुनाते थे, लिखते जाते थे, उसके बीच में मुझे सुनाते थे। अच्छा। जो मेन कहानी होती है ना वो सुनाते थे, फिर उसमें जैसे कोई कभी बेशी करनी हुई, अच्छा। हाँ, तो वो मैं बता देती थी, उन्हें सही लगता था वो करते थे। अच्छा। जो मैं बता देती ये कमी है, कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, अच्छा। वो रखते थे वही बात जो मैं कहती। कभी दीवाचे में जिक्र करते थे आपका? नहीं करते थे? या आपके नाम कितनी, जैसे अगर मैं कहता हूँ 100 या 150 नावल्स लिखी हैं आरिफ महारारी साहब ने, तो उसमें कितनी आपके नाम की? नहीं, एक भी नहीं, कभी नहीं, शायद एक आध की हो नहीं, आपके नाम में। नहीं। तो आपके कहीं जहाँ जहाँ आपका प्लॉट, इनके नावल पर आपका असर ज़्यादा है, वहाँ पर उन्होंने दीवाचे में कहीं प्रेफेस में जिक्र किया? मेरा ख्याल से तो नहीं। और किया होगा तो शायद आपने ध्यान न दिया होगा। इसलिए मैंने तो इनकी उर्दू में ही नावें पढ़ी है ना। जी हाँ, जी हाँ। हिंदी पढ़ी थी इन्होंने, हिंदी की ही ज़्यादा लिखी भी है, उर्दू की इतनी लिखी भी नहीं है। हिंदी की ज़्यादा लिखी है? हिंदी की ज़्यादा, क्योंकि हिंदी की वो हिंदी की तब तक लिखी है स्टार पॉकेट बुक की वजह से जी। ना? अच्छा। अब हिंदी की जो लिख रहे हैं नावलें, वो आरिफ महारारी के नाम से लिख रहे हैं या राजवंश के नाम से लिख रहे हैं? नहीं, अब नहीं लिख रहे। अब सिर्फ आरिफ महारारी के नाम से कहानियाँ वगैरह जो भी जो होते हैं सब आरिफ महारारी के नाम से उर्दू में ही लिख रहे हैं बस अब? जी। अच्छा, इसकी वजह कुछ क्यों ऐसा हुआ? मतलब यही हो गया ना, नावल तो पहले खूब चला करते हर कोई पढ़ता था, लेकिन जब से टीवी आया और टीवी में भी ये चैनल जो आए, जी। तो जाहिर सी बात है फिर घरेलू औरतें ज़्यादा पढ़ती थी, इसी सब वजह चैनल से से मार्केट चल गया। डाउन, हाँ, सब टीवी से ही लग गए, हाँ। सब मार्केट डाउन होती चली गई नावल अपनी। वैसे वक्त से पहले ही इनका सब डाउन हो गया टीवी की वजह से। अच्छा, तो फिर वो हिंदी से शिफ्ट उर्दू में कैसे क्यों हुए, ये बात में पूछ रहा। अब जहाँ पर ये लिखते हैं तो वहाँ उर्दू का ही जा रहा है सब, ये है उर्दू में लिखे हैं, इसलिए पहले उर्दू में लिखते थे, जरूरत है उर्दू को, मतलब ये हिंदुस्तान में हर जगह उर्दू बढ़ाई जा रही है, हर चीज़ उर्दू में है।
इसलिए फिर और उर्दू के तो राइटर रह ही चुके हैं, था ही नहीं, पहले तो उर्दू में ही लिखते थे, फिर हिंदी में लिखा बीच में, अब जो कुछ भी लिख रहा है वो उर्दू में ही लिख रहा है। और आजकल उर्दू के राइटर्स की काफ़ी ज़रूरत है, अच्छे राइटर्स हाँ, की। जी ये तो वजह ये तो है, हिंदी के भी हैं उर्दू के भी हैं, ऐसी जी, बात जी। नहीं है। और अभी भी नावल लिखे हैं, अगर चले तो उर्दू को लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आप मतलब आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है कि काश आरिफ महरवी साहब ऐसे ना होते बल्कि ऐसे होते लिखने में? नहीं तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए सोचने का सवाल ही नहीं है, मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं। अब तो आरिफ साहब को आपके सामने से हटाना पड़ेगा। नहीं मैं झूठ नहीं कर रही। अच्छा। इसलिए मैं जो हूँ जी। इनके काम के लिए दिल्ली इतना आती जाती थी, बम्बई में, पूरे बम्बई में मैं फिरती थी, सारे काम मैं करती थी। अच्छा। दिल्ली तक मैं जाती थी इनका पैसा लेने के लिए, नावल लेके जाती थी, पैसा देती थी, तो उन पब्लिशरों से बैठ के मैं बात करती थी, वो मुझसे बात करते थे, तो इसलिए मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। आप खुद तो इसलिए publisher? वो खुद, हाँ जी, मैं जाती थी, बात करती थी, कोई बात ऐसी होती थी या उनसे कुछ कहना होता था, वो मुझसे कहते थे, वो मैं उनसे आकर कहती थी। अच्छा। तो इसलिए मैंने कभी कोई कमी नहीं महसूस की, तारीफें ही सुनी हमेशा हर जगह, अच्छा। इसलिए मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अच्छा। तो आपने अपने मतलब हाउस वाइफ होने के अलावा आपने जॉब भी की कहीं कभी? कभी नहीं, और ना इरादा है? क्या उम्र इतनी उम्र हो गई। खैर माशाल्लाह, आप तो वैसे हाँ, सारे काम मैं ही करती थी, ये तो अपने वहाँ बॉम्बे में बच्चों के स्कूलों का एडमिशन भी कराना, हर वक्त स्कूलों में जाना आना, और इन्होंने कोई स्कूल की बम्बई से लेके अलीगढ़ तक मैं शक्ल तक नहीं देखी। बच्चों के बच्चों के, हाँ, कोई स्कूल में इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस ये पैसा ये खर्च करते थे, भाग दौड़ करते। सारे काम मैं करती थी बम्बई में, इतनी भाग दौड़ करी इन बच्चों के लिए मैंने बहुत करी। वहाँ मकान वगैरह भी खरीद लिया था आपने या नहीं? नहीं, चले रहते, यहाँ से गए तो बंगले में थे, वहाँ रहे इस साल, फिर फ्लैट में चले गए थे। वाह, पता नहीं था। अच्छा। कोई सजेशन है आरिफ महरवी साहब की कहानियों के बारे में आइंदा आने वाले फ्यूचर में, कि कैसा लिखना शुरू करें तो ज़्यादा मकबूल होंगे और भी ज़्यादा? मेरा भी यही है कि लिखने में अल्लाह का शुक्र है कि कोई कमी नहीं है, ना दिमाग में ना हाथ में, तो जाहिर सी बात है लिखेंगे तो अच्छे ही लिखेंगे। मैं इस मामले में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मैं लिखने में बहुत मतलब वो है, कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं निकाल सकता, अभी भी है, जब तो था समझिए ज़माना था, अब इतनी उम्र है, लेकिन अभी भी लिखें, अगर लिखने को मिले तो अच्छा। आपकी तरफ से इनकरेजमेंट मिलता है पूरा? जी हाँ, जो मेरे से हो सकता है करती हूँ। वैसे साथ तो अब तक मैंने बहुत दिया, अब मतलब जाहिर सी बात है अब इनका कोई ऐसा काम ही नहीं है जिसमें मैं साथ दूंगा मेरे बच्चों का, तो बच्चे खुद अपने उसमें वो है, अब तो मैं घर में बैठने को आराम से। तो आजकल तो वो ज़माना भी ख़त्म हो गया कि नावलों की ये के नाम से पैसा आता था, अब ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, पहले पब्लिशर्स बाकायदे पे करते थे, बहुत दिया करते थे, बहुत अच्छा मतलब पैसा दिया करते थे नावलों का। अब क्यों नहीं देते? अब वो नावल ही नहीं लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, छप ही नहीं रहे हैं। तो स्टार पब्लिशर्स और ये डायमंड जो हैं, नहीं कुछ नहीं, अब तो वो और ही मतलब अपने मजहब की इधर उधर की ऐसी कहानी लिख रहा है, नावल अब कोई नहीं छप रहा। ये पब्लिशर्स भी सारे, हाँ, कोई उनका भी रुख नावल बदल तो, गया। हाँ, मेरा ख्याल से तो किसी के भी नावल नहीं छप रहा है। अच्छा। पहले इतने राइटर थे, सब छपते थे, सबके आती थी, अब तो मेरा ख्याल से स्टेशनों पे ज़्यादा देखी जाती थी, अब वहाँ पर भी नजर नहीं आती। नहीं देखे, बस स्टैंड पर, स्टेशन पर इससे अब नजर नहीं आती, है ही नहीं कोई। नहीं, अब है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब तक थोड़ा ऐसा वक्त था कि ट्रेनों में चलते थे, मैं भी कुछ जाती थी दिल्ली तो देखा करती थी, पढ़ते थे, और अब कुछ साल से ऐसा हो गया कुछ नहीं, सब वो टेलीफोन पे लगे रहते हैं। बस हाँ, जब से ये आए तो उसमें लगे रहते हैं, नावल किसी के हाथ में नहीं। टेलीविजन और टेलीफोन, यही मोबाइल वगैरह सब सब इन्होंने खत्म करा नावलों।